इमरती देवी और रमाकांत की बहू शर्मिली। नाम भले ही शर्मिली था उसका, लेकिन उसे लोगों के साथ फ्लर्ट करने की बहुत बुरी आदत थी। वो ना रिश्ता देखती ना उम्र, जो मिलता उसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती। कहने को इमरती देवी और रमाकांत जी का बेटा सुंदर दिखने में सुंदर था, नाम से भी सुंदर था और बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी शर्मिली बीवी को प्यार भी किया करता था। लेकिन शर्मिली ठहरी एक नंबर की फ्लर्टी लड़की। उसका बस एक ही काम, कभी इसको छेड़ना, कभी उसको छेड़ना। एक दिन रमाकांत जी का पड़ोसी अपनी छत पर घूम रहा था। नमस्ते अंकल जी, क्या है आजकल छत की हवा बहुत खाती हैं आप? अरे बेटा, अब वो क्या है ना, नीचे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, बस इसलिए छत पर घूमने आ जाता हूँ। वैसे आपका छत पर आने का सिर्फ ये एक ही कारण है या कुछ और भी? अब मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या कहना चाहती हो? वो क्या है ना अंकल जी, आजू बाजू में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। मेरा मतलब, अब हर इंसान चाहता है ना उसकी आंखें खूबसूरत चीजों को देखे, तो आपका भी तो मन करता होगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे ससुर जी की उम्र का हूँ, इन सब बातों में मैं दिमाग नहीं लगाता। उम्र से क्या फर्क पड़ता है, आदमी को दिल से जवान होना चाहिए। फिर देखिए, सब तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती है। लगता है रमाकांत जी की बहू का दिमाग खराब हो गया है, इसे ये भी नहीं पता कि मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। कुछ भी बोले जा रही हूँ, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। और फिर एक दिन, अरे माँ, वो कूलर खराब हो गया था ना, उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक घर पर आएगा। मैं ऑफिस जाते वक्त उसे यहाँ भिजवा दूंगा, आप ठीक करवा लेना। हाँ ठीक है सुंदर बेटा, मैकेनिक को जल्दी से भेज देना। गर्मी पड़ने लग गई है, कूलर टाइम पर ठीक हो गया तो आराम हो जाएगा। अच्छा, जरा बहू से कह देना वो ढंग से देख कर ठीक करवा ले, बुढ़ापे में हमें तो कुछ ज्यादा पता चलता नहीं। ठीक है पापा, मैं शर्मिली से कह दूंगा। कुछ देर के बाद कूलर ठीक करने वाला रमाकांत जी के घर आता है। नमस्ते भाभी जी, दिखाइए कौन सा कूलर ठीक करना है। जो आपके सामने रखा है वही तो ठीक करेंगे ना, हमने कौन सा कूलर छुपा कर रखा हुआ है। अब मेरा वही मतलब है, क्या हुआ, ठंडी हवा नहीं देता क्या आपका कूलर, या कोई और परेशानी है? ओ गॉड, कैसे देगा ठंडी हवा, घर में इतनी हॉट हॉट चीजें जो है। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। कमाल करते हो, आदमी होकर इतना भी नहीं पता। वैसे मुझे देखकर तुम्हें लगता नहीं कूलर क्या किसी का भी फ्यूज उड़ जाए। आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रही हैं क्या? पागल हो गए हो तुम, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगी, क्यों परेशान करूंगी? वैसे दिखते तो अच्छे खासे हो, ये कूलर ठीक करने का काम क्यों करते हो? अब हमको जो आता है वही तो करेंगे ना भाभी जी। तुमको तो ना वैसे मॉडलिंग करने के लिए जाना चाहिए, अच्छी खासी सूरत है, अच्छी खासी हाइट दी है भगवान ने, बेकार में कूलर ठीक करने में टाइम क्यों गवा रहे हो तुम? अरे भाई, मैं ठहरा सीधा साधा मैकेनिक। वैसे आप मेरे साथ इतना फ्लर्ट क्यों कर रही हैं? ये ना मेरा बात करने का नॉर्मल तरीका है, अब तुम इसे फ्लर्ट कहो तो ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। हो गया आपका कूलर ठीक। अच्छा, चलता हूँ मैं, वरना कल को पता चला कि आपके घर वालों ने मेरी हवा निकाल दी। फिर एक दिन सुंदर परेशान होकर अपने घर आता है। उसे इस तरह परेशान देखकर घर वालों की समझ में कुछ भी नहीं आता। अरे सुंदर बेटा, क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे की सुंदरता इतनी मुरझाई हुई क्यों है?
ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? क्या बताऊं पापा, मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। कैसे गलत इल्जाम लगाया है उस लड़की ने? आए दिन मुझसे फ्लर्ट करती रहती थी, जब देखो मुझे छेड़ती रहती थी और खुद ही बॉस से जाकर शिकायत कर दी कि मैं उसे छेड़ रहा था। अरे लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उससे तुमसे क्या दुश्मनी? क्या बताऊं माँ, प्रमोशन पाने के लिए ऐसा किया है उसने। बिना बात के मेरी तो बदनामी हो गई और प्रमोशन भी हाथ से गया। अब क्या होगा? ओहो, तो इसका मतलब कोई मुझसे भी बड़ा फ्लर्टबाज है दुनिया में। देखो शर्मिली, तुम भी अपनी फ्लर्ट करने की आदत छोड़ दो। देखा, उस लड़की की आदत के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। आपने उस लड़की को या अपने बॉस को कभी नहीं बताया कि आपकी बीवी से ज्यादा फ्लर्टबाज इस दुनिया में और कोई पैदा ही नहीं हुआ? अगर तुम्हें इतना ही अपने फ्लर्ट करने के हुनर पर भरोसा है तो मेरी नौकरी वापस दिला दो, प्रमोशन वापस दिला दो। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे कि कोई बीवी मिली थी। कल मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊंगी और तुम्हारी उस फ्लर्ट ऑफिस वाली की अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। शर्मिली अगले दिन अपना हुलिया पूरी तरह बदल लेती है और एक ऑफिस की लड़की की तरह कपड़े पहनकर सुंदर के ऑफिस में पहुंच जाती है। वो किसी को ये नहीं बताती कि वो सुंदर की बीवी है और सीधे सुंदर के बॉस से जाकर मिलती है। जी बताइए, कौन है और यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, बहुत सुना था आपके बारे में, तो सोचा एक बार मिल भी लेती हूँ। हाँ तो बताइए, क्या काम है? आपके काम के बारे में क्या बात करनी? वैसे दिखने में आप काफी हैंडसम है। जिम भी जाते हैं क्या? कितनी फिट बॉडी है। थैंक यू सो मच। वैसे किसी ने कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की। और आपकी शादी तो नहीं हुई होगी, काफी यंग लग रहे हैं। मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप अभी अभी कॉलेज से निकले हैं। मेरा मतलब कितने यंग दिखते हैं आप। रियली? मेरा मतलब मुझे ही नहीं पता था कि मैं इतना गुड लुकिंग हूँ। अब मेरे जैसी सुंदर लड़की आपकी तारीफ कर रही है तो कोई ना कोई बात तो होगी ही ना आप में। यू मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आपने बताया नहीं आप यहाँ किस काम से आई हैं। क्या है ना, मुझे आपके ऑफिस में जॉब चाहिए था। तो आपकी क्वालिफिकेशंस चेक करवा दीजिए, मैं आपका रिज्यूम देख लेता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मेरा रिज्यूम है। लेकिन हमारे ऑफिस में तो आपके लायक कोई जॉब नहीं है। देख लीजिए, अगर आपने मुझे जॉब नहीं दी तो मैं आपके बॉस के पास जाऊंगी और उन्हें शिकायत कर दूंगी कि आपने मुझे छेड़ा है, और फिर आपका जो प्रमोशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? अरे लेकिन फ्लर्ट तो आप मेरे साथ कब से कर रही हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपके साथ गलत कुछ भी नहीं किया। तो आप मानते हैं ना कि फ्लर्ट करने वाला गलत हो सकता है, ना कि जिसके साथ फ्लर्ट किया जाता है वो। और कभी कभी तो लोग दूसरों को फंसा भी लेते हैं ऐसा कुछ करके। हाँ वैसे आपकी बात तो ठीक है, मैं भी आपकी बातों में लगभग फंस ही गया था बिना कुछ किए। कुछ ऐसा ही इस ऑफिस में काम करने वाले सुंदर के साथ भी हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उनकी बीवी हूँ। सर, आपके ऑफिस में जो लड़की है ना, उसने मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर करके उसको गलत इल्जाम में फंसा दिया। मेरे समझ में अब सब कुछ आ गया है। मैं अभी उसे नौकरी से निकालता हूँ। मुझसे गलती होने से बच गई।
मैं तो उस लड़की को प्रमोशन देकर सुंदर को जॉब से निकालने वाला था। शर्मिली अपने घर आती है और सारी बात सुंदर को बताती है। माना हमारी बहू की फ्लर्ट करने की आदत अच्छी नहीं, लेकिन आज इसी के चलते मेरे बेटे की नौकरी बच गई। चलो शर्मिली, तुम्हारी ये फ्लर्टिंग की आदत कहीं तो काम आई। सिर्फ 30 साल की थी नीलम जब एक कार हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उसकी गोद में था उसका 4 साल का बेटा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। नीलम को सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन पति की मौत क्या हुई, नीलम की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मेरे बेटे को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तूने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ है। तुझे अपने पति के जाने का जरा भी गम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ रोकर तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तो क्या करेगी? पार्टियां मनाएगी? अरे एक तो मेरा बेटा मर गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी, मेरा भी पति गया है और इस बात से मुझे कितना फर्क पड़ता है मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं रोती हूँ तो मेरा 4 साल का बेटा बहुत रोता है, अपने पापा को याद करता रहता है। उसे दिखाने के लिए ही सही मेरा ठीक से रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? यहाँ घर में रह रहकर मेरा दम घुटता है। पूरा दिन मुझे अपने पति की याद आती है। कुछ देर के लिए ही सही घर से बाहर जाऊंगी तो शायद कुछ अच्छा लगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादा चटक मटक रंगों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया हमारे बारे में बातें करेंगी। अपनी सास की बात मानकर नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस में नीलम की एक सहेली बनती है, दिव्या। नीलम, तुम हमेशा ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आती हो? दिखने में इतनी सुंदर हो, जॉब करती हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, 1 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि मुझे सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनने चाहिए, वरना लोग मुझे गलत समझेंगे। लोगों के हिसाब से तो अपनी जिंदगी जीना ही गलत है, लेकिन तुम कब तक ऐसे रहोगी? जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा भी बहुत मन करता है कि तुम लोगों की तरह रंगीन कपड़े पहनूं, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर रहूं, लेकिन फिर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं। देखो, तुम जॉब करती हो, तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगले दिन नीलम जाने के लिए तैयार होती है और रंगीन कपड़े पहन लेती है। ये देखकर नीलम की सास को गुस्सा आ जाता है। देखो बहू, तुम्हें समझाया था ना, अब तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मम्मी जी, अगर मेरे पति की मौत हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? और सफेद कपड़े पहनने से आखिर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं पहन सकती मैं रंगीन कपड़े? क्योंकि सफेद रंग विधवाओं के लिए बना है और तुम्हें रंगीन कपड़े पहनने का अब कोई हक नहीं है। तभी वहां पर नीलम की सहेली दिव्या आ जाती है। वो नीलम की सास की सारी बातें सुन लेती है। आंटी जी, विधवा होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे और रंगीन कपड़े पहन लेने से क्या हो जाएगा? एक विधवा लड़की बाकी के सारे काम तो करती है ना, खाना खाती है, घर के काम करती है, फिर रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? वो इसलिए ताकि विधवा होने के बाद किसी दूसरे आदमी की नजर में ना आए। अरे रंगीन कपड़े पहनेगी तो सुंदर लगेगी, फिर कल को आकर कहेगी मुझे दूसरी शादी करनी है, तब हम क्या करेंगे? हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? एक विधवा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है, नीलम को भी है। चलो नीलम, तुम यही कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। नीलम रंगीन कपड़े पहनकर अपनी सहेली दिव्या के साथ ऑफिस चली जाती है।
कुछ इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। लेकिन अब पति के जाने के बाद नीलम बहुत उदास रहने लगी थी। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? देखो, नए दोस्त बनाने चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। तुमने देखा ना, कितनी मुश्किल से सफ़ेद रंग के कपड़ों से मुक्ति मिली है, और अब रंगीन कपड़े पहनूंगी, दोस्त बनाऊंगी, तो समाज मुझे वैसे ही जीने नहीं देगा। इस मामले में तुम्हें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए नीलम। लोगों का काम क्या है? बातें बनाना ही तो है। कुछ दिनों के बाद नीलम के ऑफिस में एक लड़का आता है। उसका नाम अमर था। वो धीरे धीरे नीलम को पसंद करने लगता है और एक दिन वो नीलम से कहता है, नीलम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अमर, मैं एक विधवा हूँ और मेरा 4 साल का एक बच्चा भी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे विधवा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम एक अच्छी इंसान लगी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली से इस बात की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूँगा। कुछ दिनों के बाद अमर नीलम के घर पहुँचता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अमर हूँ। मैं आपकी बहू नीलम से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से पता था। पहले तूने विधवा वाला सफ़ेद रंग छोड़कर ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू किए और अब तेरा चक्कर भी चल रहा है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कौन है ये लड़का, और यहाँ हमारे घर तेरे साथ शादी करने की बात करने क्यों आया है? आप नीलम को गलत समझ रही हैं। मैं नीलम को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। चले जाओ हमारे घर से। हमारे यहाँ पर विधवा बहुओं की शादियाँ नहीं करवाई जाती। समझ में आई बात? अमर वहाँ से चला जाता है और नीलम की सास उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी होती है। वहाँ पर सारी औरतें तैयार होकर आती हैं। नीलम की सास भी उसे वहाँ पर चलने के लिए कहती है। नीलम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ वहाँ पर जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी सास ने कहा था। पर सारी औरतें काफ़ी सुंदर तैयार होकर आई थी। देखो तो मेरी साड़ी का कलर कितना सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? और ये देखो मेरे कंगन, पिछले महीने ही दिलवाए थे मेरे पति ने। कितना अच्छा डिजाइन है ना? अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, रंग तो बहुत सुंदर आया है। लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। और नहीं तो क्या। और वैसे भी ना, मुझे मेहंदी का ये लाल रंग बहुत पसंद है। अरे जरा उधर तक देखो, ये नीलम वहां पर क्या कर रही है? हम सबके बीच में विधवा का क्या काम? अरे इसका यहाँ होना तो मनहूसियत है। इसकी सास को इतना भी नहीं पता कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई है, दूर से पता चल रहा है कि उसका पति मर गया। नीलम की सास ये सारी बातें सुन लेती है और फिर अपनी बहू के उदास चेहरे की तरफ देखती है। नीलम की सास को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। घर आने के बाद, नीलम, जरा मेरे पास आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर और रंगीन साड़ियाँ हैं, ये सब तुम्हारे लिए। और सुनो, वो जो लड़का उस दिन घर आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर। उसे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन अचानक क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? आप ये कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं? और अमर से क्या काम है? बेटा, मेरे बेटे की मौत के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, नौकरी करती हो, पैसे कमाती हो। आज जब उस शादी में मैंने दूसरे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विधवा होने के बाद भी तुम्हें जीने का अधिकार है। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा,
जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज के बाद तुम रंगीन कपड़े पहनोगी, खुश होकर रहोगी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके कहने पर सफ़ेद कपड़े पहनकर शादी में गई थी। वही तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि विधवा होने के बाद एक लड़की को सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो तो फिर अपनी जिंदगी में सारी खुशियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। बेटा बहू आए गांव। इंदु के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी सोना की शादी एक बड़े महानगर में करने के बाद इंदु बड़ी खुश और संतुष्ट थी। देखिए ना जी, बिना बात ही आप इतनी चिंता करते थे। हमारी बेटी को कितना अच्छा और कमाऊ लड़का मिला है। सारी उम्र पति के साथ शहर में रहेगी। वैसे भी इस छोटे से गांव में रखा ही क्या है। शहरों में तो बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज होते हैं, अच्छी सोसाइटी होती है। अरे वहां रहने का अलग ही आनंद है। ठीक कहती हो सोना की माँ। बिटिया को तो अच्छा वर मिल गया, बस अब वरुण के लिए भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। देखिए, बेटी की बात और होती है। बेटी तो पराया धन है। हमने विदा कर दिया तो अपने घर बाहर की हो गई, लेकिन बेटा तो बेटा होता है। 100 बार ठोक बजाकर तसल्ली करके तब उसे ब्याहूंगी। लड़कों के ब्याह से जल्दबाजी में नहीं होते। अभी तो ढंग की नौकरी भी नहीं है आपके बेटे की। बहू लाएगा तो क्या अपनी जेब से खर्च करके उसे पालेंगे? हाँ, ये भी सही है। वरुण की नौकरी ना लग जाए तब तक उसकी शादी की बात चलाना ठीक नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन वरुण खुश होकर पापा के पास आता है। पापा, मेरी शहर में सरकारी नौकरी लग गई है, अच्छी पोस्ट है और बढ़िया तनख्वाह भी मिल रही है। अफसर बन गया आपका बेटा। बेटा, हम तो तेरी इस नौकरी से कुछ खास खुश नहीं है। मेरी तो यही इच्छा थी कि तू यहीं रहकर कोई नौकरी करता। पापा, यहाँ कौन सी नौकरी रखी है? तनख्वाह के नाम पर मुट्ठी पर पैसे मिलते हैं। अब इतने पैसों में जीवन भर तो गुजारा नहीं होगा ना। हाँ भाई, माँ बाप के बारे में कौन सोचता है? आजकल के बच्चे बस अपना भविष्य देखते हैं और क्या। अब चिंता क्यों करते पापा? शहर में सब कुछ सेटल होती ही मैं आपको और मम्मी को अपने साथ ही ले जाऊंगा। कुछ दिन बीतते हैं। वरुण के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और जल्दी ही वरुण की शादी नताशा नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। शादी के बाद वरुण नताशा के साथ शहर में रहने लगता है। मम्मी पापा, अब तो मेरी शादी भी हो गई। आप हमेशा यही कहते थे ना कि बहू आ जाएगी तो हम लोग भी तेरे साथ आकर रहेंगे। तो अब किस बात की देरी है? आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, अगले हफ्ते मैं आप दोनों को लेने आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तुम दोनों की नई नई शादी है। अभी कुछ दिन तुम घर गृहस्थी संभालो, हम कुछ दिन के बाद आएंगे। इसी तरह वरुण और नताशा जब भी माँ और पापा से अपने साथ चलने के लिए कहते तो वे लोग उसे टाल देते। धीरे धीरे वरुण की व्यस्तता बढ़ने लगी। पहले की तरह हर महीने गांव जाकर माँ पापा से मिल पाना अब उसके लिए संभव नहीं था। कुछ ही दिनों में नताशा अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुना देती है। माँ, नताशा तो अब ज्यादा लंबे सफर पर नहीं जा सकती। आप ऐसा करिए, डिलीवरी तक आप ही हमारे साथ आकर रहिए। देख वरुण, बहुओं की सेवा करने वाला उल्टा चलन मुझे पसंद नहीं। तू करता रह बेबी की गुलामी, लेकिन हमसे यह उम्मीद मत करना कि हम आकर तेरी पत्नी की सेवा करेंगे। कैसी बात कर रही हो माँ आप? मैंने ऐसा कब कहा कि आप आकर उसकी सेवा करिए? और अगर बुरे समय में परिवार ही परिवार के काम नहीं आएगा तो परिवार का मतलब ही क्या है? इंदु की बात सुनकर वरुण को बहुत दुख पहुंचा था। अगले कुछ महीनों में जब भी वरुण घर पर फोन करता, इंदु और रमेश बहू को उनका बेटा अलग करने के लिए ताने देते। पापा, नताशा ने मुझे आपसे मिलने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन परदेश में ऐसी हालत में उसे छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूँ? आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? कुछ दिनों के बाद नताशा की डिलीवरी हो जाती है। बच्चे के आने के बाद वरुण और नताशा का जीवन अब पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गया था।
एक दिन, कैसे हैं रमेश भाई? वरुण और सोना के क्या हालचाल है? अब क्या बताए भाई साहब, आजकल के बच्चों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सच बताए तो अच्छा ही है कि आपकी दोनों बेटी आई हैं। बेटे तो शादी के बाद पराए हो जाते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, बेटी या बेटा, आजकल तो सभी को आगे बढ़ना है। हम और आप कितना बांध कर रख सकते हैं? आप ही देख लो भाई साहब, शादी क्या हुई, हमारा बेटा तो हमारी तरफ देखता भी नहीं। हम तो बिल्कुल अकेले हो गए। एक बेटी है हमारी, बेचारी रोज फोन पर हालचाल लेती है। अब वो बेचारी नौकरी और पति को छोड़कर यहाँ तो आ नहीं सकती, लेकिन चिंता बहुत करती है। इंदु और रमेश हर आने जाने मिलने वाले व्यक्ति से यही शिकायत करते कि जिस बेटे को इतनी उम्मीदों से पढ़ाया लिखाया वो पराया हो गया। हम गांव में अकेले रह गए। एक दिन वरुण का दोस्त उसे फोन करता है। वरुण भाई, क्या बात है? अंकल आंटी के साथ तेरी कोई नाराजगी चल रही है क्या? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझसे किसने कहा? अरे अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा को अंकल जी मिले थे। बता रहे थे कि तू उन्हें छोड़कर शहर चला गया है और उनकी सुध नहीं लेता। एक दिन बाजार में तेरी मम्मी मिली थी तो वो भी कुछ ऐसी बातें कर रही थी। आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं यार। तू एक बार अंकल आंटी से मिलकर सब सॉर्ट आउट कर लेना। नीलेश की बात सुनकर वरुण को बहुत दुख होता है। नताशा, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे अपने मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। क्या बात है वरुण, ऐसा क्या हो गया? नताशा, तुम्हारी प्रेगनेंसी के समय मैंने माँ से कहा था कि वो यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहे, लेकिन मम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद भी मैंने कई बार मम्मी पापा से कहा कि वे शहर में आकर रहें और गुड़िया के साथ उसके बचपन का आनंद उठाएं, लेकिन मेरे मम्मी पापा हर बार मेरी बात को टाल जाते हैं। वो अपना गांव छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहते। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है वरुण? वे दोनों जीवन भर गांव में रहे हैं, उनका मन नहीं करता होगा अपना घर छोड़कर यहाँ आने का। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इस उम्र में उनके साथ जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं। उन्हें जहाँ रहकर खुशी मिलती है रहने दो ना। यही तो समस्या की बात है कि वे अपनी इच्छा से हमारे साथ आकर यहाँ नहीं रहना चाहते और गांव में सबसे यही कहते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं नौकरी छोड़कर गांव में जाकर रहने लगूं क्या? इससे समस्या का समाधान हो सकता है? अगर मुझे गांव में ही रखना था तो आगे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। बरसों की मेहनत के बाद मुझे ये नौकरी मिली है तो उस पर भी कोई खुश नहीं है। वरुण, हमें इस प्रॉब्लम को सुलझाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दोनों गांव चलकर मम्मी पापा के साथ रहने लगते हैं। हो सकता है उससे तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो जाए। अगले सप्ताह ही वरुण 4 बड़ी अटैचियों में अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचकर, अरे बेटा, इतनी बड़ी बड़ी अटैची लेकर आया है? पूरे 1 महीने रुकने वाला है क्या? 1 महीने नहीं मम्मी, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं और नताशा हमेशा यहीं रहेंगे आप दोनों के साथ। ये क्या बकवास कर रहा है? नौकरी छोड़ दी? ऐसे कोई नौकरी छोड़ देता है क्या? पापा, ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा कि मेरे माँ बाप जीवन भर अकेले रहे? अरे बेटा, इतनी बढ़िया क्लास 1 नौकरी थी, घर गाड़ी सब मिला हुआ था, और तू नौकरी छोड़कर चला आया। अरे मूर्ख, एक बार आने से पहले पूछ ही लेता। पापा, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? अब मैं आ गया हूँ, आप दोनों के पास ही रहूँगा। ऐसा करिए, आप ऊपर वाला रूम थोड़ा सही करवा दीजिए, हम वहीं रहेंगे। और यहाँ रहकर तुम करोगे क्या? मतलब नौकरी तो छोड़ आए हो, अब खर्चा कैसे चलेगा? मम्मी, बेटा अभी अभी आया है, ये नहीं कि उसकी आरती उतारे, खुशी मनाए कि वे बेटा सब छोड़ छाड़ के आ गया। नहीं, यहाँ तो आप दोनों यूं मेरे पीछे पड़ गए हो। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी चल रही है मेरी और मैं किसी दौलत लूट कर भाग आया हूँ। अच्छा, बाकी बातें बाद में, अभी ना आप बढ़िया सा खाना खिलवा दो। और हाँ, ये नताशा के पास ना सूट साड़ी या कुछ भी नहीं है। आप ऐसा करो, इसे ना यहाँ के हिसाब से कुछ कपड़े भी दिलवा लाओ। शाम के समय वरुण
पैसे दो ना, मैं माँ जी के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अब मम्मी से पैसे मांगने की आदत डाल लो। मेरी तो नौकरी चली गई है, पैसे कहाँ से आएगा? अब तो हम दोनों को मम्मी पापा से पैसे मांग कर ही काम चलाना है। वरुण की बात सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए सास के साथ बाजार निकल जाती है। वरुण, मैंने 15,000 की 6 साड़ियाँ ले ली हैं। सच में मुझे तो बहुत पसंद आई यहाँ की साड़ियाँ। माँ जी, अगले हफ्ते हम दोनों फिर चलेंगे, थोड़ी सूट भी ले आऊंगी। हाँ हाँ, सब खरीद ले। यहाँ तो कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है ना, जो तुझे रोज रोज शॉपिंग कराऊंगी मैं। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत जाता है। वरुण और नताशा हर काम के लिए मम्मी पापा से पैसे मांगते और खुशी खुशी घर में रहते। 1 सप्ताह के बाद, देख बेटा, ऐसे घर कैसे चलेगा? तेरी पत्नी, बच्चे और तेरा खर्चा उठाने का अब मेरा सामर्थ्य नहीं है। तू ऐसे नौकरी छोड़कर यहाँ बैठेगा तो खाएगा क्या? मैं दुनिया समाज को क्या बताऊंगा कि जवान बेटा घर में बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और साथ में पत्नी और बेटी को भी लेकर आया है। पापा जिसको जो कहना है कहने दो। मुझे तो बस अपने मम्मी पापा की चिंता है। मैं आप लोगों को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता। अरे किसने कहा कि हम तड़प रहे हैं? हम तो खुश हैं बेटा। माँ बाप तो इसी बात में खुश रहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करे। तू ऐसे सब छोड़ छाड़ के यहाँ करेगा क्या? तुझे इस दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा थोड़ी ना किया था कि तू ऐसे घर में बैठकर मक्खियां मारे। बस पापा, अभी तो 1 सप्ताह हुआ है। 1 सप्ताह में ही बेटे का प्यार, दुलार, ममता सब खो गया। बेटा दूर रहता है तो आप लोग उसे दिन रात सुनाते हैं कि हमने पाला पोसा और आज तो बहू का हो गया। अपने बच्चों के साथ खुश है पर माँ बाप को याद नहीं कर सकता। अब जब मैं सब कुछ छोड़कर आ गया तो आप कह रहे हैं कि दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, घर कैसे चलेगा? अरे भाई, आखिर बेटा करे तो क्या करे? माँ, मैंने आपको बुलाया था कि आप आकर शहर में रहो, लेकिन आपने इनकार कर दिया। आप हमारे साथ आना नहीं चाहते, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, तो करूँ तो क्या करूँ, आप ही बताइए। पापा, आप कह रहे हैं ना कि आप समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। उसी समाज में बेटे को बदनाम करते समय आप सोचते हैं कि मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मैं आपकी परवाह नहीं करता? नौकरी करता हूं तो रोज रोज गांव नहीं आ सकता, लेकिन जब भी मौका मिलता है आने की कोशिश करता हूं ना। गलती हो गई बेटा, हमें समझना चाहिए था। आगे से कभी तुझे ताना नहीं देंगे। लेकिन तेरी नौकरी का क्या, वो तो चली गई। अब कैसे होगा सब? नहीं गए पापा, मैं बस 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। वरुण की बात सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है और वरुण खुशी खुशी खाना खाने के बाद अपना बैग पैक करने लगता है। नई नई शादी और लाल रंग किसे नहीं भाता? लाल साड़ी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चूड़ी, यही सारे ख्वाब तो होते हैं नई नवेली दुल्हन के। लेकिन क्या हो जब ये सारे शौक सास की ही खत्म ना होने पर आए। देखो तो मुझ पर ये साड़ी कैसी लग रही है। हाय रे, किसने हम पर ये लाल रंग डाला। माँ जी, साड़ी तो अच्छी है, लेकिन ये साड़ी मेरी माँ ने खास बनवाई थी मेरे लिए, मुंह दिखाई में पहनने के लिए। वो क्या है ना, इस पे पूरा मेरा नई दुल्हन का गेटअप आएगा। मेरे लिए तेरे लिए क्या होता है बहू, यह सब नहीं चलता हम लोगों के घर पर। और हाँ, अगर मैं पहन लूं ये साड़ी तो क्या हो गया? साड़ी में कोई खराबी है क्या? अब बहू क्या कहती? नई नई शादी और सास की बात को इनकार करके क्या मरना था उसे? नहीं नहीं माँ जी, बहुत अच्छी साड़ी लगेगी। और लाल रंग की तो और भी साड़ियाँ हैं मेरे पास, लेकिन माँ जी वो क्या है ना, आपकी और मेरी साड़ी एक जैसी है, कलर में भी और डिज़ाइन में भी। अच्छा, देखो तो जरा। अरे हाँ, ये दोनों साड़ी तो बिल्कुल एक जैसी है। अरे को इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हारी और मेरी साड़ी एक जैसी है,
लोग भी कहेंगे कि हम दोनों में कितना प्यार है, दोनों ने एक जैसी साड़ी ही पहनी है। वैसे बहू, मेरे गोरे रंग पर ना ये साड़ी खूब फबेगी, है ना? लेकिन माँ जी आज मेरी मुंह दिखाई है, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी साड़ी बदल लेनी चाहिए? माँ जी सेम रंग। लेकिन क्या सास को बहू की बात अभी तक समझ में आई है कभी, जो अब आ जाती? बदलनी क्यों है? अच्छी नहीं लग रही है क्या मुझ पर? अरे ये साड़ी, ये लाल रंग तो मेरा पसंदीदा है, और गोलू के पापा को तो मैं लाल रंग में ही बहुत अच्छी लगती हूँ। मैं नहीं बदलने वाली। और वैसे तू भी जच रही है इस लाल रंग की साड़ी में। चलो एक साथ दोनों नीचे चलते हैं, लोग देखते रह जाएंगे। कुछ दिनों बाद। माँ जी आप कहीं जा रही हैं क्या? वो क्या ना, मैं भी बहू की बात पूरी नहीं होती कि मैं भी क्या है? वैसे बहू, मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। ठीक नहीं लग रही हूँ क्या मैं? माँ जी ये साड़ी पहनकर आप जाएंगी? कितनी लाल और भड़कीले रंग की है। माँ जी आप मेरी मानिए तो मैं आपको कोई अच्छी सी लाइट कलर की साड़ी निकाल देती हूँ। वैसी साड़ी जो बर्थडे पार्टी जैसी पार्टीज में बहुत पहनी जाती है। इस साड़ी में तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी करीबी की शादी में जा रही हो। ये रंग ना बहुत ही भड़कीला है, ऊपर से ये चमकीला बॉर्डर। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी 1 मिनट में साड़ी बदल कर आती हूँ। बहू मन ही मन खुश हो जाती है कि चलो सास ने कम से कम उसकी बात को सुनना तो शुरू किया। सास दूसरी तरह की लाल रंग की साड़ी पहनकर बाहर आती है। अब कैसी लग रही हूँ बोलो? वो क्या है ना, ये थोड़ी हल्की है, और थोड़ी क्या काफी हल्की है, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। वैसे तू सही बोल रही थी। हाँ बहू। सास को फिर लाल रंग की साड़ी में देखकर बहू सर पकड़ लेती है। माँ जी आप फिर से लाल रंग की ही साड़ी पहनकर आई हो। अरे माँ जी कोई और रंग नहीं है क्या आपके पास? अरे लेकिन ये पहले वाली साड़ी से तो अलग है। अरे देखो, ये उतना चमक भी नहीं रहा। माँ जी मैं आपको लाल रंग की साड़ी के लिए मना कर रही थी, क्योंकि ऐसी पार्टी के लिए लाल रंग कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। नहीं नहीं बहू, यह बात तो ठीक नहीं लग रही जो तू बोल रही है, क्योंकि मुझे तो ठीक लग रहा है, और वैसे भी सब बोलते हैं कि मैं लाल रंग की साड़ी में ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ। अगले दिन बहू सास के कमरे की सफाई कर रही होती है और देखती है इतनी सारी लाल रंग की साड़ियाँ। बाप रे बाप, इतनी साड़ी लाल रंग की मैंने साड़ी के शोरूम में भी नहीं देखी। सारी की सारी साड़ी लाल है, लेकिन सबका डिजाइन अलग है। मम्मी जी को भी कितना अजीब शौक है लाल साड़ियाँ पहनने का, लेकिन कोई एक इंसान एक रंग की साड़ी कब तक पहन सकता है? मम्मी जी एक रंग से कभी ऊब भी नहीं जाती। मेरा तो सर ही घूमने लग जाता है मम्मी जी को रोज लाल साड़ी में देखते हुए। क्या हुआ बहू, किससे बातें कर रही है? हाँ वो कुछ नहीं माँ जी, आपकी अलमारी में इतनी सारी लाल रंग की साड़ियाँ देखी तो। माँ जी आप कोई और रंग की साड़ी क्यों नहीं पहनती? वो क्या है ना बहू, लाल रंग मेरा पसंदीदा रंग है बचपन से, और एक बार मुझसे पंडित जी ने भी कहा था कि लाल रंग पहनने से मेरी किस्मत चमक जाएगी। और तुम्हें पता है, जब ये मुझे पहली बार देखने आए थे ना, उस दिन भी मैंने लाल रंग की ही साड़ी पहनी थी, और उन्होंने मुझे देखते ही तुरंत शादी के लिए हाँ बोल दिया था। इसलिए उस दिन के बाद से तो लाल रंग मेरा और भी मनपसंद रंग बन गया। कुछ दिनों बाद अचानक से बहू के पिताजी की मौत हो जाती है। बहू और सास पूरा परिवार बहू के घर जाते हैं। अरे देखो तो, मंजू की सास को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये शोक सभा में नहीं किसी पार्टी में आई हो। कितनी लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर आई हैं। हाँ सही बोल रही हो,
किसी की मौत पर भला ऐसे चटक रंग के कपड़े पहनकर आते हैं क्या? और देखो तो सही कैसे खड़ी है, शर्म भी नहीं आती। वही तो, कोई दूर का भी होता तो समझ में आता, लेकिन कोई इंसान अपने समधी मतलब अपनी बहू के पिता की मौत पर ऐसे कपड़े पहनकर कैसे आ सकता है? तभी तो लोग सच कहते हैं, ये घोर कलयुग चल रहा है। लोगों को किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है केवल खुद से। बहू भी सास को देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर कुछ रोज बाद, माँ, आप दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसी बात पर मैं घर में एक पार्टी रखूंगी। शाम को सभी घर आते हैं, जहां बहू सिंपल सी दिख रही होती है और सास वो तो लाल परी से कम नहीं लग रही होती है। अरे देखो, सास बहू लग रही है और बहू बहू तो पूरी नौकरानी लग रही है, नौकरानी। दोनों की बात सुनकर सास गुस्सा हो जाती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? वो माँ बनने वाली है। शुरू के महीनों में कितनी समस्या होती है पता है ना? फिर कैसे ये सब बोल रही हो? वो खुद का शरीर फेंक दे या फिर फैशन? बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है। रहने दीजिए माँ जी ये सब बातें। आप तो हमेशा ऐसी चटकीली बनकर ही रहती हैं, जैसे सारा मुकाबला मुझसे ही है। अरे कैसी बात कर रही है बहू? मैंने बताया तो था। बस माँ जी बस, मेरे पिता के मरे पर भी आप लाल रंग पहन कर आ गई, ये कोई बात होती है क्या? बहू सास को सुना ही रही थी कि देख बहू, सास से ऐसे बात नहीं करते। एक तो वो तेरे हक में बात कर रही थी, फिर वो देख जिन लोगों ने तेरे बारे में बातें बोली वो तो तुम दोनों का झगड़ा लगा कर फुर्र हो गई। हाँ बहू, इन लोगों का तो काम ही लड़ाई करवाना है, तू नहीं जानती। सामने सास को रोता देख बहू का मन भी परेशान हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने नहीं सोचा था कि आपको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं बहू, तुम भी सही है। उम्र और माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। मैं अब समझ गई हूँ।